थेल्स, है ना, जो मिलेटस देश का रहने वाला था। मिलेटस देश के रहने वाला वो वैज्ञानिक था। और 600 ईसा पूर्व जैसे अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा तो देखा कि रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे तिनकों को, धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। यानी 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 600 ईसा पूर्व मिलेटस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने यह देखा कि अगर अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे पदार्थों को, कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कागज के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, लेकिन उसका सही डिसीजन नहीं दे पाया। उसने देखा कि घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक, जैसे रानी एलिजाबेथ एक हॉस्पिटल था और उसका चिकित्सक जो है यानी गिलबर्ट, चिकित्सक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी की बात हो रहा है, उन्होंने भी देखा कि अंबर के अलावा अतिरिक्त पदार्थ भी जैसे लाख, चमड़ा, अन्य पदार्थ भी उन्हें घर्षण बने रगड़ने पर वो छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहे हैं। तो 600 ईसा पूर्व थेल्स ने बताया था, जबकि 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के वैज्ञानिक माने चिकित्सक तो थे, उसका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने ये देखा कि अंबर के अलावा अन्य पदार्थ को भी जैसे लाख, चमड़ा, ये सब आदि, आबनूस की छड़, एबोनाइट, ये सारे लोग को अगर रगड़ा जाए तो वो भी क्या करते हैं कि छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो भी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सही डिसीजन सभी लोग कुछ न कुछ दिए, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों आकर्षित करता है। बस ये लोग कहते, मैंने ये बताया कि घर्षण के कारण आकर्षित होता है। 1646 ईस्वी में, ठीक है, 1646 ईस्वी में इस नंबर जो अंबर नामक पदार्थ है इसका जैसे नामकरण दिया गया कि अंबर एक इलेक्ट्रॉन है, अंबर एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का दर्जा अभी किसी ने बताया नहीं। फिर कंडीशन के अनुसार 1897 ईस्वी में, सॉरी पहले ये देखें, 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन था। 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण है जो इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। यह किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। यह बताया गया 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है और किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और इन्हें किसी भी रासायनिक विधियों से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। रेडियो एक्टिवता
1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने रेडिएक्टिविटी की खोज की थी। उस कंडीशन में उन्होंने जो रेडिएक्टिव पदार्थ है उससे निकलने वाले जो अदृश्य किरणें हैं उनको देखा। कुछ ऐसे जैसे होता है कि यूरेनियम के लवण, थोरियम के पोलोनियम, प्रोटोएक्टेनियम, इस तरह से जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है ये हमेशा अदृश्य किरणें निकालती रहती है। अदृश्य माने जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये हमेशा अदृश्य किरणें निकालती रहती है। और इसके मार्ग में अगर फोटोग्राफिक प्लेट लाया जाए तो यह क्या करती है, उन्हें प्रभावित कर देती है, यानी काला कर देती है। और इसके मार्ग में यदि जिंक सल्फाइड ZnS, यानी ये स्वर्ण प्लेट है, माने धातुओं की बनी हुई प्लेटें हैं, स्वर्ण प्लेटें। जब स्वर्ण प्लेटों को पास में लाया जाए या इन रेडिएक्टिव पदार्थ को स्वर्ण प्लेटों से गुजारा जाए तो चिंगारी उत्पन्न होती है, जैसे चमक, उसको बोलते हैं प्रतिदीप्त, माने चमक उत्पन्न करना। तो जब वो रेडिएक्टिव पदार्थ जैसे 82 के बाद जितने हैं, जैसे 82 जो होता है यानी पलम्बम Pb, लेड का परमाणु क्रमांक है, सीसा का। जितने रेडिएक्टिव पदार्थ हैं अंततः सीसा पर जाकर खत्म होते हैं। जितने रेडिएक्टिव पदार्थ हैं, जैसे रेडिएक्टिव पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्रोटोएक्टेनियम, रेडियम, इस तरह से जो रेडिएक्टिव पदार्थ है 82 के बाद अधिकांश जितने तत्व मिले वो रेडिएक्टिव पदार्थ मिले जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमेशा वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते रहते हैं, वो हमेशा अदृश्य किरणें निकालते रहते हैं एवं उसके मार्ग में यदि कोई स्वर्ण प्लेट लाया जाए तो चमक उत्पन्न करते रहते हैं। तो उस पर एक डिफिनीशन बनाया गया, परिभाषा बनाया गया कि वे पदार्थ जो लगातार अदृश्य किरणें निकालते हैं, वे पदार्थ जो लगातार अदृश्य किरणें निकालते हैं एवं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर पड़ने पर वह चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या बोला गया? वे पदार्थ जो लगातार अदृश्य किरणें निकालते हैं एवं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर पड़ने पर वो चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। और 82 के बाद अधिकांश तत्व जो मिले रेडियोएक्टिव पदार्थ ही मिले। ये हमेशा किरणें अल्फा गामा निकालती है या बीटा गामा निकालती है। कोई भी तत्व, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकती है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव होता है। जबकि इसका 1896 ईस्वी में नामकरण नहीं रखा गया। 1896 ईस्वी में अल्फा, बीटा, गामा किरणों को नामकरण नहीं किया जाता। इन्हें बेकुरल किले के नाम से जाने जाते थे। बेकुरल किरणें, इसकी खोजकर्ता हेनरी बेकुरल थे, इसलिए अल्फा, बीटा, गामा किरणों को नामकरण नहीं हुआ था। इन्हें बेकुरल किरणें के नाम से जाने जाते थे। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड एक शीशे का चौकोर पात्र लिया। एक शीशे का चौकोर पात्र लेकर एक शीशे का चौकोर पात्र लिया 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने शीशे का चौकोर पात्र रखकर और उसमें यूरेनियम लवण रख दिया और यूरेनियम लवण रखकर उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर दिया और उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया और देखा कि कुछ किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ रही है, कुछ किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ रही है तथा कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ रही है और कुछ किरणें सीधी चली जा रही है बिना विक्षेपित। यानी कुछ किरणें चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक माने वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में
विक्षेपित हो जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी किरणें मिले जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुई। तो जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुई वो सीधे चली जाएगी, यानी उस किरण का नामकरण दिया गामा किरण, उन्हें गामा किरण का नाम दिया। किसी को दिक्कत? यानी उन्हें गामा किरण का नाम दिया। और जो किरणें धन प्लेट को निकली तो वो धन की क्यों निकलेगी? वो गरीब होगी तभी तो धन की जाएगी। तो जो किरणें धन प्लेट को गई यानी वो गरीब हो सकती है, तो गरीब होगी इसलिए धन प्लेट को गई, इसलिए उन्हें अल्फा कण का माने जो धन प्लेट को निकली वो गरीब दिया, तो गरीब बीटा कण का माना गया, यानी उसका नाम बीटा रखा गया, बीटा कण या बीटा किरण। ठीक है, तो जो किरणें धन प्लेट को मिली वो गरीब हो सकती है, तो उनका नामकरण बीटा कण किया। और जो किरणें ऋण प्लेट को मिली उन्हें अल्फा कण का नाम दिया, अल्फा। और अल्फा कण जो होता है He2 को कहते हैं, अल्फा कण को हीलियम कहते हैं, बीटा कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी याद रखिए 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक शीशे का चौकोर पात्र लिया। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने शीशे का चौकोर पात्र लेकर और उसमें यूरेनियम लवण रखा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया, उसके पास में फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें धन प्लेट को मुड़ा, तो जो धन प्लेट को मुड़ी वह गरीब हो सकती है, इसलिए उन्हें बीटा कण का नाम दिया। बीटा कण को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और जो किरणें ऋण प्लेट को मुड़ी उन्हें अल्फा कण का नाम दिया, यानी अल्फा कण पॉजिटिव होता है, उन्हें हीलियम का कण भी कहा जाता है। क्योंकि किसी भी तत्व से यदि अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भर में 4 की कमी होती है, जबकि हीलियम का जो होता है परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। किसी का डाउट? यानी किसी भी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। अगर हम आपको बता दें कि कोई मान लीजिए कि कोई तत्व A है और इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए कि 10 है और परमाणु भार 20 है, अगर इससे एक अल्फा कण निकला तो B बनाया, तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है यानी 8 हो गया, परमाणु भार में 4 की कमी 16 हो गया। किसी को दिक्कत है? जबकि बीटा कण निकलता है किसी भी तत्व से, अगर बीटा कण निकलता है मान लीजिए कि A हुआ, इसका 10 हुआ, अगर 20 हुआ, अगर ये बीटा कण निकला तो ध्यान दीजिएगा ये जो है 11 हो जाएगा, ये 20 से रहेगा। किसी तत्व से बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परंतु परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार अपरिवर्तित। यह अधिकांश जगह पूछता है कंपटीशन में, या आप लोग को 12वीं के बोर्ड में भी पूछता है। जैसे रिएक्शन देता है, सवाल देता है, उस पर दे देगा, ABCD बना लेगा, अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जित करा देगा और गामा कण उत्सर्जित करा। अब देखिए किसी तत्व से यदि गामा कण निकलता है तो क्या होता है। अगर A है 10 और 20 है, गामा कण तो 10 और 20 ही होगा। अगर किसी तत्व से गामा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गामा कण उदासीन होता भी है, गामा कण उदासीन होता है। अगर किसी भी तत्व से निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न तो वृद्धि होती है न तो कमी होती है। ये दिमाग में रखिएगा, हमेशा काम करेगा आपको। यानी अल्फा कण निकलता है
तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। बीटा कण में 1 की वृद्धि हो जाती है परमाणु क्रमांक में, परंतु परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। किसी को समस्या है? यानी अब ध्यान दीजिएगा कि 1902 ईस्वी तक इन किरणों को बेकुरल किरणें के नाम से जाना जाता है। आज भी बेकुरल किरणें के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इनका नामकरण 1902 ईस्वी में कर दिया गया अल्फा बीटा गामा किरणें। तो बेकुरल किरणें भी यदि कहता है कि बेकुरल किरणें किसे कहते हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणों को ही बेकुरल किरण का नाम दिया। ठीक है, तो ये 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नामकरण किया, जबकि 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने इनकी खोज की थी। ठीक 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी उनके पति पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी एवं उसके पति पियरे क्यूरी ने 30 टन के मतलब कि 1 टन में 1000 केजी होता है। ठीक है, आवाज बंद करिए। यानी सन 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी 1898, ठीक है, 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी एवं उसके पति पियरे क्यूरी ने 30 टन यूरेनियम का पिच ब्लेड लिया। एक प्रकार का कोलतार होता है, 30 टन, जबकि 1 टन में 1000 केजी होता है। अब समझ लीजिए वो बेचारा कितना मत के लॉस है। और दोनों लोग जलाए तो मात्र 10 मिलीग्राम, अरे सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 मिलीग्राम रेडियम प्राप्त किया, मात्र 2 मिलीग्राम। अब 2 मिलीग्राम मतलब समझे कि मच्छी होता है ना, मक्खी उसको बोलते हैं, मक्खी होता है, माछी को मक्खी बोलते हैं, तो उसका ग्राम अगर देखा जाए तो वही 2 ग्राम होगा। अब समझिए कि वो 30 टन कितना होगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या हमें जलाने पे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन दिमाग है, कुरफात होता है, लोग मेहनत करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि क्या निकलेगा। जैसे वही कहावत है कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया, वही हाल है। लेकिन उस चूहिया के महत्व को समझिए कि जो 30 टन यूरेनियम लवर जलाया तो मात्र 2 मिलीग्राम जो रेडियम प्राप्त हुआ, उस रेडियम की इतनी क्षमता थी कि यूरेनियम से 10,000 गुना रेडियोएक्टिवता के गुण रखती थी। यूरेनियम से 10,000 गुना रेडियोएक्टिवता की गुण रखती थी। समझ लीजिए, आज भी दिखते हैं रेडियम लोग चिपकाते हैं तो कुछ दूर तक ही लाइट बोर्ड तक दिखाई देने लगता है। तो रेडियम का महत्व तो है, ये है, समझ रहे हैं ना। जबकि यूरेनियम से परमाणु बम बनाए जाते हैं, और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की तुलना तो आप जानते ही हो। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम और सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक इतना छोटा हाइड्रोजन बम अगर इस बलिया में गिरा दे तो पूरे बलिया जिले को साफ कर देगा, लेकिन इतना छोटा परमाणु बम केवल इस घर के केवल एक हिस्से को माने गिरा सकता है। इतना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। तो आइए देखिए, ठीक कंडीशन के अनुसार हम बताए थे कि उस कंडीशन में जब 1896 ईस्वी में परमाणु से भी छोटा कण देखने को मिला, तो उस समय रदरफोर्ड जो होते हैं, रदरफोर्ड, ठीक है, तो गाइगर और मॉडर्सन नाम के 2 20 वर्षीय छात्र थे, 20 वर्षीय। और उन्होंने, जैसे रदरफोर्ड प्रोफेसर थे और उनके 2 छात्र थे, वो अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में सर्च कर रहे थे। अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में सर्च कर रहे थे, तो उस कंडीशन में उन्होंने परमाणु के बारे में जिक्र किया
और उसी का फार्मूला उठाकर रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन मॉडल को प्रस्तुत किया। जब यानी रदरफोर्ड के दो छात्र विश्ववर्षीय भी हो सकता है कि 12वीं क्लास के बच्चे हो या बीएससी के बच्चे हो जो विश्ववर्षीय थे, और उन्होंने सर्च, जैसे छात्र थे लैब में सर्च कर रहे थे, तब तक में उन्होंने कुछ देखा तो उन्हीं का फार्मूला उठाकर रदरफोर्ड ने क्या किया कि अपना नाम दे दिया, उन पे सर्च कर लिया और नाम दे दिया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और उस कंडीशन में रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब धातु की प्लेटों पर, किसी नाभिक पर या धातु की प्लेटों पर जब अल्फा कण को बमबारी कराई जाती है यानी किरणों को गुजारी जाती है तो वो कुछ किरणें सीधे निकल जाती है, कुछ किरणें विक्षेपित हो जाती है। तो इस कंडीशन से उन्हें निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। लेकिन परमाणु के केंद्र में एक ऐसा भाग, मान लीजिए कैसे परमाणु है, इसके केंद्र में नाभिक है, तो अल्फा कर गया फिर वापस आ गया, कोई 90 अंश से भी ज्यादा मुड़ गया, 90 अंश से ज्यादा मुड़ गया, कोई बहुत न्यून कोण पर मुड़ गया, कोई सीधे निकल गया। तो अधिकांश जो होता है, अधिकांश किरणें बाहर निकल गई, लेकिन कुछ किरणें थोड़ा सा झुककर मुड़ी, कुछ किरणें पूरा झुककर मुड़ गई, यानी सीधे जाकर वापस आ गए। तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, यानी खोखला, खाली या खोखला शब्द जगह ही होगा। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए इसमें से अधिकांश किरणें बाहर निकल जा रही हैं, लेकिन कुछ किरणें मुड़ जा रही है। इसके माने कि अल्फा कण धनावेशित है, जबकि अल्फा कण धनावेशित सन 1902 ईस्वी में खोज हो चुका था कि अल्फा कण धनावेशित है। तो उस कंडीशन में कूलाम ने पहले ही बता दिया था कि दो धनावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो आवेशित धनावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित या दो ऋणावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित, लेकिन एक धनावेशित और एक ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पढ़े होंगे सजातीय आवेश, सजातीय माने समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश को यानी विजातीय आवेश कहते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई दिक्कत? तो यानी ये धनावेशित होगा तभी तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए बोला गया। उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक ऐसा भाग है जो धनायन है, परमाणु के केंद्र में एक ऐसा भाग है जो धनायन है, यानी उस धनायन को नाम दिया नाभिक। यानी परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक का नाम दिया, लेकिन नाभिक में कंडीशन को नहीं बता पाया। 1913 ईस्वी में चैडविक ने नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन था 1913 ईस्वी में, यानी चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में निष्कर्ष दिया, जबकि 1897 ईस्वी में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। 1897 ईस्वी में थॉमसन ने यह बता दिया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नाभिक के जिक्र नहीं हो पाया। यानी याद रखिए कि 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड जब अल्फा कणों के प्रकीर्णन कर रहा था, उस समय परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। उसी समय लगभग प्रोटॉन के बारे में बताया कि नाभिक में प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का अस्तित्व नहीं बता पाया। 1913 ईस्वी में चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है।
जबकि जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में यह कहा था कि परमाणु सबसे छोटा सा छोटा कण है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने, ये तीनों मिलकर इन्होंने बता दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी, परमाणु से भी छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। बाद में पॉजिट्रॉनों, मेसॉनों, न्यूट्रिनो की भी खोज होने लगा, उसे भी छोटे छोटे कण मिलने लगे। यानी परमाणु का 3 मूल कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आपको यहां से ये देखना है कि धातुएं जो होती है, वैद्युत चालन की कंडीशन। अब चलिए कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश आप पढ़ चुके थे, कितने लोग बता देंगे? वैद्युत आवेश है। अब यहाँ से वैद्युत चालन का चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी केवल हम पीछे की कहानी बता रहे हैं। पीछे वाला कुछ समझ नहीं, क्या दिक्कत है बताइए। उसमें कुछ भी समझ ही नहीं है, कुछ भी। 1 मिनट हम बता रहे हैं, टोटल समझा दे रहे हैं, शांति से रहिएगा। आप लोग ध्यान कहाँ था, हम ये जाने जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है, हम समझा रहे हैं। अच्छा ये नहीं लगाए होते तो समझ में आ जाता ना। अच्छा ठीक हो गया, टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन, उसको टेंशन हम मत लीजिए, अपना दिमाग लीजिए। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हम ये बताए थे कि परमाणु जो है, जैसे कंडीशन के अनुसार के आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताया कि उसकी कंडीशन क्या हुआ। आवेश के बारे में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। थेल्स ने 600 ईसा पूर्व का थेल्स ने यह बताया कि अंबर नामक पदार्थ को रगड़ने से वह छोटे छोटे कणों को, धूल के कणों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। ये पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है। हम आवेश की जिक्र कर रहे हैं पहले, तो इस कंडीशन में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। बस ये बताया कि अंबर नामक पदार्थ ने अगर रगड़ा जाए, अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा जाए, बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए, अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए, तो वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित, या ऊन से रगड़ा जाए। तो पहले देखिए, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था। तो जब ऊन से रगड़ कर देखा तो वो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। तो ये कंडीशन थेल्स ने बताया था। क्या चीज? अरे ये देख रहे हो, प्लास्टिक है ना, उसी तरह से बहुत से पदार्थ है